बीबीसी दुनिया में आज देखिए, सरकार की ग्रामीण रोजगार स्कीम कैसे बन रही कई लोगों के लिए परेशानी का सबब। गांव में रहने वाले करोड़ों लोगों को सरकारी ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अब तक नहीं मिला बकाया पैसा। क्या बजट से इन लोगों के सुधरेंगे हालात? दिखाएंगे खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। कवर स्टोरी में यह भी बताएंगे कि कल पेश होने वाले बजट में सरकार किस किस सेक्टर पर कर सकती है फोकस। लेकिन पहले हेडलाइंस। ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जताई उम्मीद। कहा, विकास दर के अनुमानों से कहीं बेहतर होने की उम्मीद। चीन में कोविड प्रतिबंधों के हट जाने को इसकी एक बड़ी वजह बताया। आसाराम को दुष्कर्म के एक और मामले में हुई उम्र कैद। पहले से ही दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं आसाराम। पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती धमाके में मरने वालों की संख्या हुई 100। पाकिस्तान तालिबान ने हमले में हाथ होने से किया इनकार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई मरियम नवाज क्या चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिला पाएंगी? क्या युवाओं को लुभाकर इमरान खान को शिकस्त दे पाएंगी मरियम? दिखाएंगे खास रिपोर्ट। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। ये बजट खास है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसमें सरकार किन किन बातों पर फोकस कर सकती है, पिछले बजट में किए गए दावों का क्या हुआ और कई देशों से बेहतर ग्रोथ रेट होने के बावजूद गांव में रहने वाली एक बड़ी आबादी क्यों है बेहाल, इन सब बातों की चर्चा आज कवर स्टोरी में। भारत के ग्रामीण इलाकों में और गरीब तबके के बीच बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। सरकारी स्कीम के तहत काम करने वाले करोड़ों मजदूरों को अब तक बकाया पैसा नहीं मिला है, जिससे उनके हालात बहुत खराब हैं। इसकी क्या वजह है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता निखिल इनामदार अपनी इस रिपोर्ट में। आदित्य और सुंदरा सरदार को सरकारी ग्रामीण रोजगार स्कीम के तहत ये तालाब खोदने में 4 महीने लग गए, लेकिन साल भर हो गया और उन्हें पैसा नहीं मिला। परिवार के मुताबिक वो बहुत तनाव में हैं। उन पर हमारे करीब 16,000 रुपए बाकी हैं। हम कर्ज में हैं। हमें खाने से लेकर दवाई खरीदने तक हर चीज के लिए उधार लेना पड़ता है। पैसों की कमी की वजह से मेरे बेटे का स्कूल जाना बंद हो गया है। पश्चिम बंगाल के इस आदिवासी गांव में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें महीनों से उनका बकाया पैसा नहीं मिला है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच मतभेद ने इन गांव वालों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। अकेले पश्चिम बंगाल में रोजगार गारंटी स्कीम के तहत सरकार का लोगों को 2700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा देना बाकी है और इन पेमेंट डिलेज की वजह से लगभग 1 करोड़ लोगों पर असर होने की आशंका है। भारत के मशहूर सुधारवादी अर्थशास्त्री जॉन ड्रेस के मुताबिक दूसरे राज्यों में भी गांव वालों के करोड़ों रुपए सरकार को देने हैं। सरकार हमेशा खर्चे कम करने की कोशिश करती है। गांव वालों की जितनी मजदूरी बनती है उससे कम पैसा इस काम के लिए आवंटित किया जाता है, जिसके कारण मजदूरी देने में देरी होती है। कोविड काल में सरकार ने गरीबों के लिए 5 किलो मुफ्त राशन की योजना चलाई, जिससे सरकारी खजाने पे काफी बोझ बढ़ा, जिसके कारण सरकार अपने खर्चे घटाने पर मजबूर हुई और लोगों के बकाया पैसों के भुगतान पर असर हुआ। आलोक पांडा पूरी तरह से सरकारी राशन पर निर्भर है। हम लोग दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। कोविड टाइम में चावल गेहूँ ज़्यादा मिलता था, अभी सर कम मिल रहा है। अभी हमको पूरा महीना भर नहीं चलता है। गांव के एक बाजार में संघर्ष का गीत गाता ये कलाकार। उसका कहना है कि इलाके में गरीबी की वजह से लोगों के पास उसे देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। स्थानीय शिल्पकारों की भी यही कहानी है। हालांकि भारत का ग्रोथ रेट दूसरे कई देशों से बेहतर है, लेकिन देश की ये बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी पीछे छूट गई है। निखिल इनामदार, बीबीसी न्यूज, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। तो कल पेश होने वाले बजट में ग्रामीण इलाके के ऐसे लोग जिनका पैसा सरकार पर बकाया है,
उनको भुगतान करना क्या सरकार की प्राथमिकता होगी? हमने ये पूछा भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की निदेशक डॉक्टर यामिनी अग्रवाल से। जी, बिल्कुल प्राथमिकता होगी। कोशिश यही की जाएगी कि जितनी भी एलोकेशंस हुई हैं, उनको डिसबर्स किया जाए और जो भी लोग हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए। ख़ास तौर पे जितने भी गरीब लोग हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको, महिलाओं को और एमएसएमईज़ को ध्यान रखते हुए, उन्हें प्राथमिकता देते हुए एलोकेशंस की जाएँगी। पैंडेमिक के बाद पोस्ट रिकवरीज़ हुई हैं, जहाँ पे हम प्री पेंडेमिक लेवल पे पहुंच गए हैं। कोशिश यही रहेगी कि उन रिकवरीज को जो है कॉन्स्टेंटली बूस्ट किया जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा, जिसमें पीआईएल स्कीम्स हो सकती हैं। कोशिश ये भी रहेगी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जाए, ताकि जो हमारा देश है, जिसमें यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलें आगे बेहतर परफॉर्म करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअसली उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट्स के द्वारा, वो भी कंटिन्यूअसली रहेगी। कोशिश यही रहेगी कि जीडीपी का जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त किया जाए और आधुनिक तौर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशंस के द्वारा ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए, जो एक विकसित देश के मुकाबले देश को खड़ा कर सके। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी क्लाइमेट चेंज के असर से अछूता नहीं है। हाल के दिनों में जोशीमठ जैसी घटना ने भी इस मुद्दे पर भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो क्या बजट में क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस किया जा सकता है? ये पूछने पर डॉक्टर यामिनी अग्रवाल ने कुछ ये कहा। ये देखिए, इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ली है, जिसमें सबसे पहले प्रमुख प्रायोरिटी पे रखा है वन वर्ल्ड वन फैमिली की बात की है, लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट की बात की है और कोशिश की है कि नेट जीरो एमिशंस की भी बात करें। कोशिश ये भी की गई है कि जितने इंटीग्रेशन हो सके देश के अंदर, चाहे वो रिवर्स को लेकर के हो, चाहे वो और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर के हो, चाहे सोलर पैनल्स को प्रमोट करना हो, ये सब कोशिशें रही हैं। जैसे पिछले कुछ बजट्स में प्रावधान किया गया था, जहाँ पर आप अगर बैरन लैंड है फार्मर के पास, तो वहां पर अपना एक सोलर प्लांट सेटअप कर सके। वैसे ही कुछ प्रावधान इस बजट में भी उम्मीद की जा रही है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे और लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट की तरफ मूव करेंगे। कोशिश यही की जाएगी कि जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, उसे 6.9% के आसपास रखा जाए और उसके लिए जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की सरकार की कोशिश रहेगी, मुहिम रहेगी, वो सैलरीड क्लास और महिलाओं को फायदा पहुंचाएगी। कोशिश यही किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा एनवायरनमेंट किया जाए, क्रिएट किया जाए, जिससे जॉब क्रिएशन हो और लोगों को जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज हैं, चाहे वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं या ट्रैवल की फैसिलिटीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर स्थिति में पहुंचाई जाए। कोशिश ये भी की जाएगी कि जो कंपनीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आकर के जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करें और महिलाओं के लिए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, जो बढ़ सकता है, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और बात करते हैं केंद्र सरकार के पिछले बजट में की गई घोषणाओं की। क्या सरकार आर्थिक और सामाजिक विकास के अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाई? आइए देखते हैं। सबसे पहले विकास दर की बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में आर्थिक विकास की दर 9.2% होने का अनुमान जताया था, पर पिछले साल दिसंबर में आरबीआई ने इसे घटाकर 6.8% कर दिया। वहीं मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना भी अपने लक्ष्य से बेहद पीछे है। इस वित्त वर्ष में कुल 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन घर बने बस 38 लाख। टैप वाटर यानी घर में पानी के कनेक्शन की बात करें तो ये भी अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रही है। इस वित्त वर्ष में 3 करोड़ 80 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक केवल 1 करोड़ 70 लाख घरों में पानी का कनेक्शन लगा। वहीं सरकारी खर्च को वित्त वर्ष 2022-23 में 39.45 ट्रिलियन रुपए तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अनुमान है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक ये आंकड़ा भी बढ़ जाएगा। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पाकिस्तान में पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की वापसी के क्या है मायने। बीबीसी दुनिया में अभी है बहुत कुछ बाकी, बन रही है हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। खबर पेशावर से, जहां कल मस्जिद में हुए एक आत्मघाती हमले में मरने वालों का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। मस्जिद एक हाई सिक्योरिटी जोन में थी और एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि इतनी सुरक्षा वाले इलाके में आत्मघाती हमलावर इतने विस्फोटक के साथ पहुंच कैसे गया। पाकिस्तान तालिबान पर हमले का शक जताया जा रहा था, लेकिन उसने इसमें हाथ होने से इनकार किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस वक्त आतंकवाद पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस साल पाकिस्तान में चुनाव होने और सभी पार्टियों ने इसके लिए कमर कस ली है। हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सीनियर लीडर और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुना। माना जा रहा है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को आक्रामक तरीके से काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान के युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। ज्यादा जानकारी बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी की इस रिपोर्ट में। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की लंदन से पाकिस्तान वापसी की खबरों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मरियम नवाज को इमरान खान का सबसे ताकतवर मुखालिफ समझा जाता है। वो माजी में इमरान खान और उनकी सरकार के खिलाफ एक बहुत ही कामयाब कैंपेन चला चुकी हैं। पंजाब जो है इट विल बी द बैटल ग्राउंड, और वहाँ पे जो पंजा है वो आजमाया जाएगा, और उसके अंदर मरियम नवाज हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले। क्योंकि आप जैसे भी कर लें, वेदर यू लाइक हर, वेदर यू हेट हर, शी इज़ अ क्राउड पुलर। अब से पहले मरियम नवाज शरीफ जलसों की हद तक तो एक्टिव थीं, लेकिन 2018 के चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें करप्शन के एक मुकदमे में सजा की वजह से 7 साल तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। पर सितंबर 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला उल्टाए जाने के बाद उन पर से ये प्रतिबंध हट चुका है। स्ट्रेंथ उनकी ये है कि शी इज़ वेरी करेजियस, और जब वो जेल में भी थी तो वो डरी नहीं और घबराई नहीं, और उन्होंने पेशेंस का मुजाहरा किया कि मैं बैठी हुई हूँ जेल के अंदर, जब तक मुझे रखते हैं रखो। ये बहुत बड़ी बात होती है। मरियम नवाज ने अब तक कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 2012 में सियासत में कदम रखने के बाद उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरा कसूर ये है कि मैं पाकिस्तान की उन बेटियों में से हूँ जो अपने मुल्क में सिविलियन सुप्रेमेसी देखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि स्टेट विद इन स्टेट हो और सियासतदानों को सिर्फ रबर स्टैम्प के लिए यूज़ किया जाए। 2017 में पनामा पेपर्स में मरियम नवाज का नाम आने के बाद उनकी बहुत आलोचना हुई। पनामा पेपर्स में उनका नाम लंदन में प्रॉपर्टीज रखने वाली ऑफशोर कंपनियों के साथ जोड़ा गया और उन्हें खास तौर पर अपने पिता नवाज शरीफ के पाकिस्तान की ताकतवर सेना से ताल्लुकात खराब होने के बाद एंटी करप्शन अकाउंटेबिलिटी के एक क्रूर अभियान का सामना करना पड़ा। मरियम 2018 और 19 में 2 बार जेल भी जा चुकी हैं। कुछ महीने पहले तक वो अदालत से जमानत पर थीं और उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था। माजी में फौज के साथ भी मरियम नवाज के रिश्ते में काफ़ी तनाव रहा है। वो इमरान खान के साथ सेना के खुले सहयोग और सियासत में फौज के किरदार को मुसलसल निशाना बनाती रही हैं। फौज मेरा इदारा है, लेकिन मैं बात ज़रूर हम करेंगे, लेकिन आइन के दायरा कार में रह के, और वो अगर कोई अपनी क्रीज से बाहर निकलने की खेलने की कोशिश करेगा, और वो आइनी डोमेन जो आइन ने वज़ा कर दी है, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, और वो बात अवाम के सामने होगी। छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। अब कई सियासी पंडित ये भविष्यवाणी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में जब इमरान खान का सितारा डूबता दिखाई दे रहा है, वहाँ मरियम की सियासत का नया सूरज तुलू हो रहा है। लेकिन क्या माजी में फौज की सियासी दखल अंदाजी की कड़ी आलोचना करने वाली मरियम शासन के लिए फौज के साथ हाथ मिलाएंगी? और अगर नहीं, तो क्या पाकिस्तान की वजीर आजम बनने का उनका ख्वाब पूरा भी हो सकेगा या नहीं? शुमैला जाफरी, बीबीसी न्यूज़, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कौन से देश में युवा चर्च के अंदर कर रहे हैं स्केट बोर्डिंग, दिखाएंगे खबर एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। स्केट बोर्डिंग एक ऐसा हुनर जो आमतौर पर आप सड़कों, पार्किंग लॉट जैसी जगहों पर देखते हैं, पर ब्रिटेन में एक जगह ऐसी है जहां एक चर्च के अंदर युवा स्केट बोर्डिंग का लुत्फ ले रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता रॉबी वेस्ट की ये रिपोर्ट। आमतौर पर 15वीं शताब्दी के किसी चर्च में आपको ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। ल्यूक जब करीब 20 साल के थे तब उन्होंने स्केटबोर्डिंग शुरू की। 14 साल बाद वो एक बार फिर स्केटबोर्ड पर अपना हुनर आजमा रहे हैं। इस जगह पर वो अपने जैसे दूसरे लोगों से मिलते हैं और ये शौक उन्हें फिट रहने में भी मदद करता है। स्केटबोर्डिंग के लिए आपकी उम्र ज़्यादा मायने नहीं रखती। ये एक बेहद पुराना खेल है जो आपको फिट रहने में मदद करता है। ये स्केट पार्क सेंट पीटर पार्मेंटरगेट चर्च के अंदर है, जो नॉरिच शहर के बीचों बीच है। ये बिल्डिंग सालों से खाली थी, लेकिन नए किराएदारों ने इसका रंग रूप ही बदल दिया। जिस जगह पर प्रार्थनाएं होती थीं, वहां अब स्केट शॉप है, और जो लोगों के जमा होने की जगह थी, वहां अब स्केट पार्क है। ऐश लीवर को भी खुद स्केटबोर्डिंग बहुत पसंद है, इसलिए उनका लक्ष्य है लोगों के लिए सुरक्षित और किफ़ायती जगह मुहैया कराना। ऐश जब स्केट पार्क के लिए जगह ढूंढ रहे थे तो उन्हें कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स ने ऐतिहासिक चर्च का नाम सुझाया। उन्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया। मैं जैसे ही अंदर आया, इस जगह को देखकर, इसके इतिहास को देखकर अच्छा लगा। पहले कितने लोग यहाँ आते होंगे ये जानकर भी अच्छा लगा। मैंने फैसला कर लिया कि यही सही जगह है, हम यहीं काम करेंगे। उनकी योजना यहाँ आसपास के स्कूलों में भी स्केटबोर्डिंग सिखाने की है, ताकि स्केटबोर्डिंग करने वालों की अगली पीढ़ी तैयार हो सके। और अब बात एक ऐसी कार रेस की जिसमें सारी प्रतिभागी महिलाएं थीं। ये कार रेस हुई अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में, जो 25 जनवरी को शुरू हुई और 30 जनवरी को खत्म। इसमें महिलाओं ने 1254 किलोमीटर का सफर तय किया। अल्जीरिया के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने इसका आयोजन किया था। मकसद था सेफ ड्राइविंग को प्रमोट करना। इस रेस में भाग लेने वाली महिलाओं को गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलानी थी। इस रेस में अल्जीरिया के साथ साथ ट्यूनीशिया, फ्रांस, इटली और वेस्टर्न सहारा से आई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcvidit। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।